नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप मैनपुरी में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने पहुंचे। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जिले में विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और मुख्यमंत्री प्राथमिकता बोले कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या ममता की पार्टी हो या कोई और पार्टी, इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, रोजगार का मुद्दा नहीं है, गरीब किसान का मुद्दा नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन जो वोटर शुद्धिकरण का काम राष्ट्रहित और लोकहित तंत्र में कर रहा है, उन पर सवाल उठाना ही इन दलों का लक्ष्य रह गया है। बिहार के अंदर एसआईआर के माध्यम से लगभग 69 लाख फर्जी मतदाताओं को सूची से हटाया गया है, जिससे वास्तविक मतदाताओं को मत करने का अधिकार मिला है। बिहार में फिर से एनडीए को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार को आने का अवसर बिहार की जनता ने दिया। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी, अखिलेश या ममता जी, सब लोग बिना वजह बवंडर कर रहे हैं। अखिलेश जी को समझना चाहिए, वे बिहार में 25 से ज़्यादा रैलियां करके आए हैं। लालू जी और राहुल जी ने एसआईआर पर बहुत बवंडर किया है, लेकिन उन्हें बिहार की जनता ने जवाब दे दिया है कि हमारे सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मिलकर डबल इंजन की सरकार की योजनाओं को अच्छे से क्रियान्वित करने में कामयाब हो रहे हैं। कुछ मुद्दों पर फिर भी हमने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि खासतौर से धान क्रय केंद्रों की व्यवस्था बेहतर हो सके, किसानों के धान का उपज जो कि एमएसपी हमारी सरकार ने एमएसपी बढ़ाई थी, तो उसका लाभ किसानों को मिल सके, उसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अपराध में खास तौर से किडनैपिंग के मैटर्स हैं या मर्डर्स के मैटर्स हैं, उसमें और कैसे कमी लाई जा सकती है, उसके लिए भी पुलिस को निर्देशित किया गया है। बिजली का प्रबंधन बेहतर है, संतोष की स्थिति है। फिर भी समय समय पर कहीं पर कोई ट्रांसफार्मर के जलने की सूचना है या तार टूटने की सूचना, तो उस पर विभाग मॉनिटरिंग करता रहे। कुल मिलाकर समीक्षा बैठक बहुत ही सार्थक, सफल और उपलब्धि भरी रही है। हमारे समस्त अधिकारी सरकार की योजनाओं के मंशा के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान उत्तर प्रदेश की सियासत के बड़े चेहरे माने जाते हैं, इसलिए उनके आलोचकों की भी कोई कमी नहीं है। तो वहीं उनसे सहानुभूति रखने वालों की तादाद भी काफ़ी है। फिलहाल आजम खान 2 पैन कार्ड मामले में अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाए जाने के बाद रामपुर की जेल में बंद हो चुके हैं। ऐसे में सियासी सरगर्मियां तेज़ हैं और इस वक्त उनसे सहानुभूति रखने वालों की रालोद के प्रदेश स्तर में एक नेता का नाम शामिल हो गया है। रालोद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद उस्मान बबलू का कहना है कि आजम खान बड़े नेता हैं, वहीं उनका जो भी हश्र हुआ है वो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की वजह से हुआ है। आजम खान ने 45 साल तक सक्रिय राजनीति की, लेकिन उन पर कोई दाग नहीं था। जब से उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम की राजनीति में एंट्री हुई, तब से आजम खान का दामन भी दागदार हो गया। रालोद नेता मोहम्मद उस्मान बबलू ने अब्दुल्ला आजम को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि घर के चिराग से आग लगती है, यही स्थिति अब्दुल्ला आजम ने अपने पिता के सियासी करियर के साथ कर डाली है। उन्होंने आजम खान को शाहजहां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को वक्त का औरंगजेब तक बता डाला है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड प्रकरण में स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद उन्हें रामपुर की जेल में रखा गया है। आजम खान के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था कि आजम खान को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ श्रेणी बंद की जय में एक साथ रखा जाए। अब आजम खान के विपक्षी अधिवक्ता संदीप सक्सेना की माने तो उनका कहना है कि कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है कि आजम खान को जेल मैनुअल के आधार पर ही सुविधा दी जाए और जेल शिफ्टिंग से पहले कोर्ट की अनुमति जरूर होगी। अब्दुल्ला आजम खां के 2 पैन कार्ड मामले में कल माननीय न्यायालय ने अब्दुल्ला आजम खां और आजम खां को 7-7 साल की सज़ा सुनाई थी और यहाँ रामपुर जेल में भेजा था। अधिवक्ता जो आजम खां के थे उन्होंने एक प्रार्थना पत्र लगाया कि आजम खां को A1 श्रेणी की जेल में रखा जाए और पिता और पुत्र दोनों को एक साथ रखा जाए और जो उनको सुविधाएं हैं वो पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए। इस पर आज माननीय न्यायालय ने आदेश किया है कि इन दोनों लोगों को जो अभियुक्त हैं अब्दुल्ला आजम खां और आजम खां, इनको जेल मैनुअल के हिसाब से जो भी सुविधाएं मिल सकती हैं वो दी जाएं और यदि प्रशासन या शासन इनको स्थानांतरण करता है तो उसकी अनुमति जो है वो माननीय न्यायालय से ली जाए। तो इन्होंने मांग क्या क्या की थी? मांग की थी कि दोनों लोगों को एक साथ रखा जाए, A1 श्रेणी की जो जेल होती है उसमें रखा जाए और जो सुविधाएं हैं वो हमें A1 क्लास दी जाए। कोर्ट की तरफ से तो यही प्रकरण जो आदेश हुआ है वो ये हुआ है कि जो अधीक्षक जेल अधीक्षक हैं वो जेल मैनुअल के हिसाब से अपनी कार्यवाही करेंगे और यदि स्थानांतरण करते हैं तो उसकी अनुमति माननीय न्यायालय से ली जाएगी। सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज में पावर ग्रिड द्वारा 3.84 लाख से मरीजों के तीमारदारों के 50 बेड का विश्रामालय के उद्घाटन शिलापट पर सदर विधायक श्यामधनी राही का नाम न होने से वह नाराज होकर कार्यक्रम को छोड़कर चले गए। ये बात सोशल मीडिया पर खूब चली, जिसको लेकर डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। हमें भी नहीं मालूम था कि शिलापट पर सदर विधायक का नाम नहीं है और उनको हमसे कहना चाहिए था। सदर नगर पालिका में विगत कई वर्षों से कई काम कराया गया जिसके शिलापट पर हमारा नाम नहीं लिखा गया है। हमने तो किसी से नहीं कहा और इस बात को लेकर मीडिया से बात नहीं की और ये भी उन्होंने कहा कि ये विश्रामालय जनपद के लिए एक सौगात है जो मरीजों के परिवार वालों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, जिसको लेकर सभी को खुशी होनी चाहिए, ना कि उन्हें विरोध करना चाहिए। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के प्रधानमंत्री जी श्री मनोहर खट्टर जी के सहयोग से एक विश्राम सदन, क्योंकि आकांक्षा जनपद है, यहाँ लोग रात भर ठंडक में ठिठुरने के लिए मजबूर रहते थे। तो उस पावर ग्रिड ने अपने CSR से, जो किसी विभाग का पैसा नहीं, पावर ग्रिड का है, और विश्राम सदन दिया। उसका उद्घाटन 16 तारीख को था, हमने किया। अब उस उद्घाटन में फॉर्मेट वहीं से आया होगा, मुझे पत्थर नहीं मालूम था, लेकिन इसके बावजूद विधायक हमारे श्यामधनी राही जी ने जिस तरह से कहा कि पत्थर में नाम नहीं, बहिष्कार किया, मुझे दुख हुआ। उनका कार्यक्रम था, इतनी बड़ी जनसभा थी कि पूरे ज़िले के 25,000 लोग आए थे, उसका उनको लाभ लेना चाहिए था। और पार्टी या सरकार या कोई बात थी, आप कहते हैं मैं पावर ग्रिड से अनुरोध कर लेता कि आपका फॉर्मेट है उसमें हमारा इनका भी नाम आ जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इस तरह की चीज़ों से जहाँ मैं आहत हुआ, मेरी छवि धूमिल हुई कि मैं तो जितने भी पत्थर लगते हैं, चाहे विपक्ष का हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में, पूरे जिले में आप दिखवा लें, ये विपक्ष के भी विधायक का नाम रहता है। श्रावस्ती के इकोना बाजार का एक मामला सामने आया है, जहां ACMO की टीम ने मॉडर्न अल्ट्रासाउंड सेंटर, सहारा हॉस्पिटल और आनंद हॉस्पिटल पर की अचानक छापेमारी। जांच के दौरान संचालन में कई अनियमितताएं मिली, जिसको लेकर विभाग ने तीनों संस्थानों के संचालकों को नोटिस जारी किया है। छापेमारी की सूचना मिलते ही पूरे इलाके के प्राइवेट अस्पतालों व अल्ट्रासाउंड सेंटरों में खलबली मच गई। कार्यवाही CMO के निर्देश पर हुई। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए सख्ती के निर्देश दिए गए। लखनऊ के कृषि निदेशालय में भी
पीएम किसान निधि की 21वीं किश्त को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए। इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से 4,314.26 करोड़ भेजे गए। इस दौरान कृष्ण विद्यालय में मौजूद उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि ये किसान सम्मान निधि किसानों को समृद्ध बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में, किसानों को खुशहाल करने में बहुत बड़ी सहायक होगी। वहीं प्रदेश में हो रहे खाद वितरण को लेकर मंत्री ने दावा किया, प्रदेश भर में इस महीने और हर महीने जो खाद बांटी जा रही है वो विगत साल की तुलना में अत्यधिक है और विपक्ष सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी को बिहार की जनता ने और देश की जनता ने नकार ही दिया है, तो हमको चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसे नकारे आदमी की चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी आपने चर्चा की तो मैं आपके सम्मुख एक विषय और आपके साथ रखता हूं कि जिस आदमी को सुरक्षा कर्मी प्रोटेक्ट कर रहे हों, वेपन लेके कर रहे हों, वो पिकनिक मनाने के लिए तालाब में कूद जाए और तालाब वो कूदेगा तो उसके साथ सुरक्षाकर्मी वेपन के साथ तालाब में कूद गए, वो भारत के लोगों की गाढ़ी कमाई से खरीदे गए वेपन और कॉटेज हैं जो पानी में। प्रतापगढ़ जिले में नगर कोतवाली क्षेत्र के कंपनी गार्डन के पास उस समय हड़कंप मच गया जब जिला जल आवास के सामने नोएडा से नमकीन और चिप्स लादकर आ रही एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक सड़क से गुजर ही रही थी कि तभी ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार की चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण अचानक चिंगारी उठी और देखते ही देखते ट्रक में आग भड़क गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास अफरा तफरी मच गई और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। स्थानीय लोगों की सूचना पर अग्निशमन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक का कैबिन और पीछे लदा माल जलकर राख हो चुका था। आग के कारण आसपास के बिजली के तार भी प्रभावित हुए, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रही। ठंड एवं शीत लहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराधित एवं असहाय और कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाए जाने के उद्देश्य से नगरीय विकास अभिकरण द्वारा मोहल्ला सलारगंज में निर्मित शेल्टर होम में उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने रात्रि निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद अधि नगर पालिका परिषद बहराइच प्रमिता सिंह द्वारा बताया गया कि डूडा द्वारा निर्मित शेल्टर होम का संचालन नगर पालिका परिषद बहराइच के अधीन फेडरल ग्रामोद्योग सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है। श्रीमती सिंह ने जिलाधिकारी को बताया कि वर्तमान समय में यहां पर 75 बेड लगाए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसकी क्षमता को बढ़ाकर 100 व्यक्तियों तक किया जा सकता है। हरदोई जिले के संडीला कस्बे में स्थित लाइन्स पब्लिक स्कूल में बुधवार को अचानक उस समय अफरा तफरी मच गई जब कक्षा में बैठ गए बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही मिनटों में 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राएं बेहोश होकर गिर पड़े। स्कूल प्रबंधन ने तुरंत बच्चों को नज़दीकी निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति सामान्य बताई। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। लायंस पब्लिक स्कूल के कुछ बच्चों के द्वारा वायलेंट कफिंग और अनईजीनेस की शिकायत हो रही है किसी एलिजेड गैस लीक के चलते, जिसके क्रम में जॉइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम संडीला एवं सीओ साहब द्वारा तत्काल
संज्ञान में लेते हुए सभी बच्चों को आरबी हॉस्पिटल और ओम हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। लगभग 16 ऐसे बच्चियां थीं जो अफेक्टेड हुई थी। अभी सभी स्टेबल है। एक बच्ची जिसका वाइटल स्टेबल है, लेकिन उस पर पेन मैनेजमेंट बेटर करने के लिए उनको KGMU रेफ़र किया गया है। कप्तान साहब और मेरे द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। हम लोग हॉस्पिटल देखे, बच्चियों से हमने बात की, मुलाकात किया। इसके बाद हम लोग स्कूल भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी देखेंगे क्या इशू है और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर पनकी में बड़ा हादसा हो गया है, जहां तेल फैक्ट्री में 4 कर्मियों की मौत हो गई है। कोयला जलाने से ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। थाना पनकी क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया साइट 2 में स्थित एक तेल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया है। सूचना मिली है कि फैक्ट्री में काम करने वाले 4 कर्मियों की इसमें मौत हो गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सभी कर्मी एक बंद कमरे में थे, जहां उन्होंने कोयला जलाकर ताप लेने की कोशिश की थी। कमरा बंद होने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई और दम घुटने से चारों कर्मियों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना मझौला क्षेत्र में दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े गंभीर मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता द्वारा दिए गए बयान ने पुलिस विभाग को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद आरोपी की धरपकड़ के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और आरोपी को दबोच लिया गया है। 17 नवंबर 2025 को मझौला थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि आरोपी राजा उर्फ आमिर ने अपना नाम बदलकर उसे धोखे में रखा और उस युवती से नज़दीकी बढ़ाई और शादी का वादा करके शारीरिक शोषण किया। जब युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे वो मानसिक रूप से बेहद भयभीत हो गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देश पर पुलिस की टीम लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी और अब उसे पकड़ लिया गया है। खबर मऊ से है, जहां मऊ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सरकारी बस ने ई-रिक्शा को जबरदस्त टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 4 लोगों की घायल होने की आशंका है, जबकि 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। 4 घायलों को इलाज के लिए हायर सेंट्रल के लिए रेफर किया गया। मृतक 3 महिलाओं के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महोबा जिले में अवैध कच्ची शराब व तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र में मुडारी गांव के बाहर स्थित कबूतरा डेरा पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करते हुए अवैध शराब तैयार करने वाली भट्टी, बॉयलर ड्रम और टंकियों को बुलडोजर से नष्ट कर दिया। इस दौरान 5000 लीटर से ज़्यादा लहन एवं 120 लीटर कच्ची शराब पर प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा है। मैनपुरी जनपद के भोगांव थाना क्षेत्र के ग्राम नाका में एक युवक की ईंट मारकर हत्या कर दी गई। जानवर बांधने को लेकर पहले से चल रहे विवाद के दौरान युवक के सिर पर ईंट मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी मौके से फरार हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नारायणी नदी के पास पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। तस्करी के लिए लाई जा रही 225 लीटर अवैध शराब पुलिस ने जब्त कर ली है। मौके से 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी में एक लग्जरी कार समेत करीब 14,20,000 रुपए की शराब मिली है। पुलिस के मुताबिक ये शराब
महाराजगंज जिले से रात के अंधेरे में बिहार भेजी जानी थी। तस्कर कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र से होते हुए नारायणी नदी के रास्ते शराब को बिहार के बगहा तक पहुंचाने की फिराक में थे, लेकिन नदी किनारे तस्करों की हरकत कैमरे में कैद हो गई और उसके बाद पुलिस ने दबिश देकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कौशाम्बी जिले के सराय अकील थाना क्षेत्र में एक बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। बुलेरो सवार आधा दर्जन बदमाशों ने सराफा व्यापारी अंशु सोनी से लगभग 4 किलो चांदी और 23 ग्राम सोने की ज्वेलरी लूट ली। तमंचा दिखाकर बदमाशों ने व्यापारी के साथ मारपीट की और ज्वेलरी से भरा हुआ बैग छीनकर फरार हो गए। अंशु सोनी निवासी ईसीपुर गांव सराय अकील कस्बे में ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं। रोज की तरह वो घर लौट रहे थे। जैसे ही वह सरिया पुल के पास पहुंचे तभी एक बुलेरो में सवार बदमाशों ने उन्हें रोका और हमला कर दिया। पीड़ित ने तत्काल डायल किया 112 और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सीओ चायल अभिषेक सिंह, एसओजी टीम और 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। रात 10 बजे तक पुलिस मौके पर डटी रही और छानबीन जारी रहा। पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी बदमाशों का सुराग मिल सके। घटना से क्षेत्र के सराफा कारोबारियों में भारी रोष है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हरदोई के थाना सांडी भीकमपुर गांव के किसान अपने खेत में सिंचाई का कार्य कर रहा था। ट्यूबवेल की मिट्टी धंसने से हादसा हो गया। हादसे में किसान की दर्दनाक मौत हो गई। किसान की मौत होने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। किसान खेत की सिंचाई करते समय ट्यूबवेल के पास कार्य कर रहा था। मिट्टी के धंसने से ये हादसा हो गया। हादसे में किसान 15 फीट नीचे जा गिरा। जेसीबी की मदद से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से किसान के शव को बाहर निकाला गया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मृतक किसान को गड्ढे से बाहर निकाला गया। हमीरपुर जिला मुख्यालय से सटे गांव से निकली बेतवा नदी से चोरी छुपे बड़ी मात्रा में मोरंग निकालकर मोरंग का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। हमीरपुर बाईपास के निर्माणाधीन पुल के पास लोहे की प्लेट डालकर अवैध मोरंग निकासी का रास्ता बनाया गया है। जब जिला प्रशासन मोरंग पट्टा धारकों पर अवैध खनन और अवैध परिवहन पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं ये लोग गांव के नीचे से अवैध निकासी कर रहे हैं। बेतवा नदी से दिन के समय मोरंग निकालकर किनारे डंप कर ली जाती है और रात होते ही ट्रैक्टरों के माध्यम से ये लोग मोरंग लाद आसपास के क्षेत्र में चोरी छुपे ये मोरंग भेज देते हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और शातिर गौ तस्करों के गिरोह के बीच हुई मुठभेड़ में सरगना समेत 6 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लग गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से गिरोह का सरगना अजीत गौड़ व संदीप घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करंडा थाना के बसड़ा बाईपास पर पुलिस फोर्स और गौ तस्करों के गिरोह के बीच ये मुठभेड़ हुई थी। पकड़े गए गौ तस्करों के पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस, 2 पिकअप वाहन, 1 बाइक और 6 गौवंश बरामद किए गए हैं। सीओ सिटी शेखर सेंगर ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, मुठभेड़ में पकड़े गए सभी तस्करों पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं और आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।